2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। वैसे तो हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसके पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था। एक बार फिर योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चलता है। इस साल महापर्व कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। ये 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस समय लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से इकट्ठा होते हैं। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से अलग महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के 76वें जिले के रूप में महाकुंभ मेला को एक नया जिला बना दिया गया है। ये जिला महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाया गया है। महाकुंभ मेला जिले में प्रयागराज के सदर, सोराव, फूलपुर और करछना तहसील को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में पूरे परेड क्षेत्र और इन 4 तहसीलों के 67 गांवों को जोड़ा गया है। कुंभ मेले का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कुंभ और मेला। कुंभ का मतलब अमृत का अमर बर्तन होता है और मेला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना या मिलना। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। कुंभ मेले में कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों तीर्थयात्री इस पर्व को मनाने के लिए आते हैं। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ कुंभ मेला। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी भी ग्रंथ में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है। इसका वर्णन चीन के प्रसिद्ध यात्री हेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। इस मेले में 6 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। 5वां शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं की जाएगी। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ साथ अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया जाएगा। सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत महत्व है। 12 वर्षों में एक बार लगने वाला यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले को धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का भी महाकुंभ माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ में दिखने वाले नागा साधु कहाँ हो जाते हैं गायब? क्या करते हैं? क्या है रहस्य? आइए जानते हैं। आप हैरान हो सकते हैं, कुंभ के बाद ये नागा साधु ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। ये टोली के साथ शायद ही फिर कहीं सार्वजनिक या धार्मिक स्थानों पर दिखते हैं। उन दिनों वो जहाँ रहते हैं या जो खाते हैं वो किसी को नहीं मालूम होता और ये काफी हद तक एक रहस्यमय चीज है। हर अर्ध कुंभ और महाकुंभ में नागा साधु अपनी टोलियों में नजर आते हैं। वो अलग ही नजर आते हैं। ये साधु
शरीर पर भभूत लपेटे नाचते गाते और डमरू डपली बजाते अलग ही दिखते हैं। ये अक्सर सवाल उठता है कि कुंभ के दिनों में नागा साधु का जो रेला दिखाई पड़ता है वो आखिर कुंभ खत्म होते ही कहाँ गायब हो जाता है। आखिर कहाँ चले जाते हैं ये नागा साधु जो फिर कहीं नहीं दिखते। आखिर ये कहाँ से आते हैं, कैसी है इनकी रहस्यमय दुनिया। माना जाता है कि इन दिनों नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और निर्जन जंगलों में गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरे गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो इन दिनों कहाँ और क्या कर रहे होंगे। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी धारण कर गमन करने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त स्थानों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इन दिनों वो जड़ी बूटी और कंदमूल के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाली खाने की चीजों से अपना पेट भरते हैं। वो घूमते भी रहते हैं, लेकिन यह सब इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाता। नागा साधु जंगल के रास्ते से ही यात्रा करते हैं। आमतौर पर ये लोग देर रात में चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ये लोग किसी गांव या शहर में नहीं बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण ये किसी को नजर नहीं आते। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार ये जिस तरह गुफाओं में बैठते हैं उसमें कई दिनों तक ये भूखे प्यासे भी बैठे रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। हर अखाड़े में होता है एक कोतवाल। साधुओं के अखाड़े की परंपरा के अनुसार ये अखाड़े का एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं तो ये कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी भी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे ये सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होते हैं इस मौके पर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या या ताकत होती है कि जिससे वे अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को ग्रहण कर लेते हैं। अखाड़ों के ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। अगर आप पहाड़ी राज्यों में भ्रमण पर जाएं तो आपको कई आश्रम या रास्ते भी दिखाई देंगे। मसलन ऋषिकेश से नीलकंठ जाने पर वहां आपने कई और भी मंदिर या मठ देखे होंगे। बस इन्हीं पहाड़ियों पर नागाओं का भी बसेरा होता है। आने वाले प्रयागराज के महाकुंभ मेले की कुछ तैयारियां की गई है। आइए जानते हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर ये मेला 26 फरवरी तक चलने वाला है। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। कुंभनगर जिला 6000 हेक्टेयर में बसेगा। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में मेला होगा और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग बनाई जाएगी। इस बार के मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था की जाएगी। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शहर से बाहर रहेगी। बताया जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 साल बाद एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक में 144 साल बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 साल बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है।
इसलिए उस साल पृथ्वी पर महाकुंभ का भी आयोजन होता है। कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवता और असुरों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। समुद्र मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ हर 3 साल बाद लगता है। 12 साल बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। यही कारण है कि कुंभ का मेला इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में और तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। कुंभ मेले का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया, इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसका जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेनसांग द्वारा किया गया है। कुंभ मेले के आयोजन का स्थान ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। इसमें ग्रहों का विशेष स्थान होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हरिद्वार से लेकर नासिक में लगने वाले कुंभ में कौन सा ग्रह किस स्थिति में होता है। हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे होते हैं। वहीं प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि और गुरु वृष राशि में होता है तो ये मेला प्रयागराज में लगता है। जबकि नासिक में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब गुरु सिंह राशि में गोचर कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ भी कहा जाता है। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, पर इस देश की धर्म प्राण जनता के हृदय पटल पर इसकी छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस मेले पर एकत्रित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती और लोग अपने आप लाखों और करोड़ों की संख्या में कुंभ पर्व पर प्रयाग में संगम तट पर एकत्रित हो जाते हैं। इस मेले पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी मिट जाती है। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इस पर्व का आकर्षण ऐसा है कि दूर से और पास से, गांव से और शहर से, झोपड़ियों से और महलों से लोग कुंभ नगरी में सिमटते आ रहे हैं। इनकी भाषा, वेश, रंग ढंग सभी एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन लक्ष्य एक है। सभी की मंजिल एक है। इनमें पुरुष भी है और स्त्रियां, बच्चे भी हैं और गृहस्थ भी हैं, धनवान भी हैं और धनहीन भी, परंतु सभी में एक भावना और एक सांस्कृतिक समरसता के दर्शन होते हैं। हमारे देश की एकता की, इसकी अनेकता के बीच एकरसता के इस महान संगम को आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा सुगठित रूप प्रदान किया जो पिछले हजारों वर्षों से इस देश को उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक एकता के सूत्र में जकड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।